मैं शुरुआत करूंगा। देखिए आपको जो है यहाँ पर सांख्यिकी को लेकर के मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज थोड़ा सा वेट करिएगा। कुछ चीजें इसमें हमने प्लान की थी, उस हिसाब से यहाँ पर मैटर है थोड़ा सा, मैंने आले क्लास से पहले इसको बना लिया था और बस वो मिल जाए तो हम शुरू करते हैं। बस एक सेकंड। ओके, हाँ अब देखिए सबसे पहले आप समझिए एक सांख्यिकी क्या है। सांख्यिकी देखिए लिखा है, आपने पढ़ी है। सांख्यिकी जिसे हम लोग कहते हैं ब्रांच ऑफ साइंस, कहीं कहीं कहा जाता है कि यह जो है गणित की शाखा है, लेकिन हम लोग इसको कह रहे हैं कि यह विज्ञान की शाखा है। किसकी? विज्ञान की। इसको बेसिकली हम गणितीय विज्ञान बोलते हैं, गणितीय विज्ञान बोलते हैं। अब इसके यूज को समझिए, लेकिन उसके पहले जान लीजिए, क्योंकि आज की आपकी परीक्षा का जो ट्रेंड बना है, जो नेचर बना है, उसमें कुछ चीजें जो है थ्योरी से बनकर आ रही है। थ्योरी से बनकर आ रही है तो इसके बारे में जानिए। इसका जो लैटिन वर्ड है वो स्टेटस होता है। स्टेटस समझते हैं हम, स्टेटस आजकल तो लोग स्टेटस लगाते भी हैं। जर्मन स्टैटी बोला जाता है और वहां पर इसका शब्द राजनीति विज्ञान से लिया गया था। ये सब बातें भी कनेक्ट करते रहना चाहिए। जैसे अभी कल आपने देखा था कि उसका पेपर हुआ था ये स्टेट का, तो उसमें जो है स्टेटस, उसमें जो है थेल्स के बारे में पूछा गया था। थेल्स के सबसे जो है प्रिय उनके जो है कौन गणितज्ञ थे, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे भी शब्दों को एकदम क्लियर करिएगा। इसका उद्देश्य कार्य क्या होता है? कलेक्शन करना, रिप्रेजेंटेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना ऑफ बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, ऑफ बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। अगर हम बात सांख्यिकी की करें तो सांख्यिकी को हम कहते हैं यूज टू कलेक्टिंग, रिप्रेजेंटिंग, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटेटिंग द बल्क अमाउंट ऑफ डेटा। तो क्या होता है कलेक्शन? कलेक्शन का मतलब संग्रह करना। ठीक है, सांख्यिकी हम लोग लगभग जैसे जीवन की हर दिन की जो प्रतिदिन की अपनी कार्य वर्किंग है, जो एक्टिविटीज है, उसमें हम लगभग अप्लाई करते हैं। हमें जहां पर भी किसी एक बड़े अमाउंट को डील करना होता है, जहां पर भी किसी एक बड़े रिकॉर्ड को एक्सेस करना होता है, वहां पर हम सांख्यिकी जरूर लगाते हैं। जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर हमें कोई एक रिजल्ट एक अथॉरिटी की तरह लेना है, कहां पर? जहां पर खूब बड़ा सा ग्रुप हो, तो हमें वहां पर उस पूरे डेटा को एक्सेस हम लोग इंडिविजुअली तो कर नहीं सकते हैं। तो हमें कोई ऐसा रिकॉर्ड उनसे लेना होगा, एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी जो उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उसका प्रतिनिधित्व करे। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट एवरेज से बनकर आता है, औसत। जैसे अगर हमें किसी खिलाड़ी के बारे में बताना है कि वो खिलाड़ी कैसा परफॉर्म करता है, तो उस खिलाड़ी के, जैसे आप सचिन तेंदुलकर इतने बड़े खिलाड़ी थे, उन्होंने इतने सारे मैचेस खेले थे, और मुझसे पूछा जाए कि वो कैसे खिलाड़ी थे, अगर मुझे क्रिकेट की एबीसीडी नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी अच्छा होता है, और मैं उनके उस मैच में बैठ गया जिसमें वो 0 पर आउट हुए थे, तो मैं तो उनके बारे में गलत इंटरप्रिटेशन करूंगा। लेकिन मैं उनके उस मैच में अगर बैठ गया जिसमें उन्होंने ज्यादा स्कोर बनाया था, 200 रन बनाया था, तो मैं उनके बारे में अच्छा इंटरप्रिटेशन करूंगा। लेकिन अगर मुझे उनकी एवरेज वैल्यू पता हो कि उन्होंने प्रति मैच कितने औसत से या किस रन के हिसाब से रन बनाए थे, तो मैं कंफर्म कर सकता हूं कि वह किस लेवल के खिलाड़ी थे, वह उन्होंने कैसा जो है परफॉर्म किया था क्रिकेट के लिए अपनी लाइफ, अपनी वर्किंग या अपनी बैटिंग के माध्यम से। एक प्रकार से एवरेज ही है, जिसमें हमने आपसे बताया कि हमारा यहाँ पर जो उद्देश्य होता है उसमें कलेक्टिंग अर्थात संग्रह करना, किसका? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट करना, क्लासिफाई करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना, किसका? बल्क अमाउंट ऑफ डेटा का। अब जैसे हमें कोई एक निष्कर्ष पर, मतलब उद्देश्य इसका क्या है, इसको समझिएगा। उद्देश्य इसका क्या है कि कोई एक निर्णय लेना, निर्णय हमें लेकर के एक चीज को इंप्लीमेंट करना है, उसके पहले हम क्या क्या जतन, क्या क्या काम करते हैं वो सोचिए। सबसे पहले हम रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लो आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए, ठीक है, आप अपने घर में किसी बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? आप रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे। पहले तो जो टेस्ट होता है वो तो देंगे ही देंगे, टेस्ट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट बच्चे को कराएंगे ही कराएंगे। उसके बाद अलग अलग कॉलेजेस का रिकॉर्ड कलेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ एडमिशन हो सकता है। इसी को कहते हैं कलेक्शन करना। जब ये कलेक्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन सारी की सारी आपके पास आ जाती हैं, तो उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो आपके काम के नहीं होते हैं। तो आप उसको जब क्लासिफाई करते, रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉर्म में, किसके सामने? अपने घर परिवार में सबके सामने। तो रिप्रेजेंटेशन इतना स्मूथ होना चाहिए कि लोग को समझ में आए कि सही में इस कॉलेज का मतलब क्या है, यह कॉलेज हमारे घर से कितनी दूरी पर है, इसकी फीस कितनी है। तो इसको टेबल के फॉर्म में लिख कर, बताकर, प्रोजेक्टर पर लगाकर किसी भी तरह से उस डेटा को आप इन्फॉर्म करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है, बताया जाता है कि यह डेटा, वर्गीकरण मतलब आप समझ लीजिए कि एक प्रकार से क्लासिफिकेशन का अर्थ वर्गीकरण करना। तो वर्गीकरण करने का अर्थ ही हो गया कि उस डेटा को आप एकदम विविध तरीके से समझाएंगे
यह डेटा किस पर्पज के लिए, मतलब यह कॉलेज सही है कि नहीं है, वहां पर एडमिशन होने पर क्या स्थिति बनेगी, क्या नहीं बनेगी, अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरीके से हम उस डेटा का क्लासिफिकेशन करते हैं। बाद में शब्द आता है एनालिसिस, जिसको कहते हैं विश्लेषण करना। अब आप इसको प्रॉपर किसी के सामने क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। भाई अगर आप ही को एडमिशन लेना है तो आप अपने पेरेंट्स के सामने सबसे पहले कलेक्टेड डेटा को लाएंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे, उसका वर्गीकरण करके उनको दिखाएंगे कि आप बहुत कंफ्यूज मत होइए, आप समझिए चीजों को। उसके बाद उसकी पूरी गुणवत्ता को समझाएंगे और समझाने के बाद उनको समझ में आएगा तो निर्णय लेंगे। यही पूरी प्रक्रिया ही सांख्यिकी है और इस प्रक्रिया को ही लेकर के हम लोग चलते हैं और सांख्यिकी की सारी बातों को कंफर्म करते हैं। आपने एक बात समझा चीजों को कि इसमें हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, एक बड़े अमाउंट ऑफ द डेटा के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना चाहिए डेटा होता क्या है। ठीक है, जो अगला शब्द हमारा होना चाहिए वो डेटा का ही होना चाहिए। डेटा मतलब रॉ मटेरियल और फैक्ट, जो हमारे ऐसे सामान होते हैं, ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनका उपयोग अभी हमने कलेक्शन या कैलकुलेशन के लिए नहीं किया है, वही रॉ मटेरियल कहलाता है। उसी को फैक्ट की तरह हम उपयोग करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी में जिस डेटा का उपयोग हम करते हैं, तो पहले जान लो डेटा कितने रूप में आपके सामने मिलते हैं। एक डेटा मिलता है क्वांटिटेटिव, जिसको आप लोग कहते हैं संख्यात्मक, जो संख्या में होता है। ठीक है, संख्यात्मक होगा। एक क्वालिटेटिव होता है जो गुणवत्तापूर्ण होता है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सांख्यिकी में जिस डेटा का हम उपयोग करेंगे वह संख्यात्मक होगा, जिसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे किसी क्रिकेटर का स्कोर हो गया, क्या हो गया, स्कोर। किसी छात्र के अंक हो गए, किसी जो है जो है कार्यालय के सभी कर्मचारियों की आय अर्थात सैलरी हो गई। कहीं पर कुछ पर्सन्स की आयु हो गई। ठीक है, कहीं पर कुछ लोगों का भार हो गया, कहीं पर किसी भी प्रकार की जो डेटा है, जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे स्कोर की बात की, अंक की बात की, आय की बात करें, आयु की बात कर लो, भार की बात कर लो, जो भी न्यूमेरिकल हो, जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज हो, अर्थात आंकिक वैल्यू हो, अंक की वैल्यू हो, वही अंक की वैल्यू ही क्या होती है, क्वांटिटेटिव डेटा कहलाती है। करेक्ट है, वही अंक की वैल्यू ही क्वांटिटेटिव डेटा कहलाती है। कभी कभी आपसे जैसे गुणवत्तापूर्ण डेटा भी आपको प्रेजेंट किए जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपसे एक शब्द पूछा जाए कि क्या सांख्यिकी में हम गुणवत्तापूर्ण वैल्यू का उपयोग कर सकते हैं, गुणवत्ता परक, जैसे अगर किसी की इंफॉर्मेशन हमें देनी है, किसी के बारे में कुछ बताना है, किसी समूह के बारे में बताना है, तो समूह की हम आय बता सकते हैं, उनकी सैलरी बता सकते हैं, उनके भार बता सकते हैं, उनके अंक बता सकते हैं, उनके स्कोर बता सकते हैं, उनकी वह वैल्यू बता सकती है जो न्यूमेरिकली काउंटेबल होती है। लेकिन आपसे मैं कहूं कि ऐसे लोग लाइए इस समूह से, मतलब हम देखिए कैसे कलेक्शन से फिल्टर करते हैं इंफॉर्मेशन को। हम कहें कि मान लीजिए यहाँ पर एक कलेक्शन है लोगों का, इसमें जिनकी सैलरी 50,000 के ऊपर है उनको कलेक्ट करके लाइए, तो समझ में आता है। जिनकी सैलरी या जिनकी उम्र 40 साल के अंदर है उनको कलेक्ट करके लाइए, तो लिस्ट बन सकती है। लेकिन मैं कह दूं कि इसी समूह में जो बहुत ईमानदार लोग हैं उनको कलेक्ट करके लाइए, तो क्या पॉसिबल है? जो अच्छे लोग हैं उनको कलेक्ट करके लाइए, क्या पॉसिबल है? जो गोरे लोग हैं उनको कलेक्ट करके लाइए, जो काले लोग हैं उनको कलेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। सांख्यिकी कभी भी गुणवत्तापूर्ण वाली वैल्यू अर्थात जो कि क्वालिटी बेस्ड होती है उसको नहीं उपयोग में लाती है, केवल और केवल क्वांटिटी बेस्ड वैल्यू का ही उपयोग सांख्यिकी किया करती है। समझिएगा आप लोग। अब ये जो डेटा हमको सांख्यिकी में, ध्यान से समझिएगा, जो सांख्यिकी के लिए हमें जिस डेटा का उपयोग करना पड़ता है वो डेटा हमारे पास अवेलेबल किस रूप में रहता है, जिसके ऊपर हमें तमाम तरीके के वर्क करने होते हैं। सांख्यिकी का उद्देश्य ही है एक सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करना, चीजों को आसान करना जो क्रिटिकल लगती है। कोई निर्णय पर जाने से पहले हम लोग अगर डेटा को देखते हैं और डर जाते हैं, हमको लगता है इतना बड़ा डेटा है, कैसे इसके बारे में हम कोई निर्णय ले पाएंगे, तो सांख्यिकी हमें समझाती है कि आप उस डेटा को ऐसा उपयोग में लाओ, ऐसा यूज करो कि आप उस डेटा को इतना आसान और फिल्टर बना लो कि आपको निर्णय लेना आसान हो जाए। दरअसल उद्देश्य इसका क्या है आप समझो। सांख्यिकी का जो उद्देश्य है वो एक प्रकार से किसी एक ऐसी वैल्यू को देना, किसी एक ऐसी पोजीशन पर आपको ला देना जिस पोजीशन पर पहुंचने के बाद आप उस ग्रुप को समझ जाओ। जैसे मान लो मैं एक ऑब्जर्वर हूं स्कूल का, और स्कूल में मैं पहुंचा, स्कूल में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं कैसे निर्णय ले पाऊं कि वह स्कूल के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं या उनका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, वो सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनके बारे में कोई निर्णय हम ले सकते हैं, ये कैसे समझ पाऊंगा? 100 तो 200 बच्चे बैठे हैं, ये तभी पॉसिबल है जब एक टेस्ट हुआ हो और उस टेस्ट में प्रत्येक का नहीं एवरेज मार्क्स पता हो क्लास का क्या है,
अगर एवरेज मार्क्स ठीक ठाक है, जो पूर्णांक के आसपास है, तब मानूंगा कि हाँ यह क्लास बहुत अच्छी है। ठीक है, मुझे एक सोसाइटी के बारे में पता करना है कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया जा सकता है जिसमें उन पर्सन को शामिल करा जा सके जो सारे पर्सन अधिकारी वर्ग के हो। तो मैं सबसे पहले उस रिकॉर्ड, उस कॉलोनी के सभी पर्सन की एक एनालिसिस करूंगा, कलेक्शन करूंगा डेटा की, और डेटा कलेक्शन में समझूंगा कि यहाँ पर कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने लोग नहीं, और उसमें कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो डेटा कलेक्शन से ही हम लोग चीजों को फिल्टर करके अपनी जरूरत की चीजें निकाल सकते हैं। कुल मिला के हमें एक सेंट्रल वैल्यू तक पहुंचना हमारा उद्देश्य है सांख्यिकी के माध्यम से। आपने सुना होगा अक्सर सांख्यिकी जब पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग तो दिमाग में केवल एक शब्द आता है। जब सांख्यिकी आपको कोई पढ़ाता है या आपके मन में भी सांख्यिकी को लेकर प्रश्न आता है तो आपके मन में क्या आता है? मीन आ जाए, मीडियन आ जाए, मोड आ जाए। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड 6 to 8 पढ़ना है तो सर क्वार्टाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल और मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए। ये सब चीजें अगर मुझे पता है तो मेरी सांख्यिकी क्लियर है। यही तो कन्फर्म है ना आपको। दरअसल उसी वैल्यू को ही फाइंड करने के लिए आपको इन चीजों को दिमाग में रखना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो आपको ध्यान देना है कि हमें सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, केंद्रीय वैल्यू निकालनी है, लेकिन किसकी निकालनी है? डेटा की। डेटा कौन से? क्वांटिटेटिव, संख्यात्मक। कैसे? जैसे अंक हो, स्कोर हो, आयु हो, भार हो, नंबर हो, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिक वैल्यू हो। लेकिन यह वैल्यू आपके पास अवेलेबल किस रूप में रहेगी? ध्यान रखिएगा, यह 3 प्रकार से अवेलेबल होगी। एक तो इंडिविजुअल डेटा, जो व्यक्तिगत मान होता है। ठीक है, एक व्यक्तिगत मान होता है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग मान होगा, अलग अलग मान होगा, और अलग अलग मान के अभी एकदम क्लियर हो जाएगा, भी आपको डेफिनेशन से ज्यादा अच्छा प्रैक्टिकल समझ में आएगा। कंटिन्यूअस, सतत डेटा। ये 3 प्रकार से डेटा आपको, सतत मान, सतत डेटा आपके पास रहेगा। 3 प्रकार से डेटा हमारे पास अवेलेबल होंगे, जिस डेटा के ऊपर हमें परफॉर्म करना है। जैसे हम एक उद्देश्य, अगर हम मैथमेटिकल अर्थात हम अपनी गणित जो पढ़ रहे हैं, जिससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के बारे में समझ जाएं कि हम सांख्यिकी पढ़ ही क्यों रहे हैं, सांख्यिकी क्या है, उसका उद्देश्य समाज के लिए क्या है, अलग बात है। हमारे लिए सांख्यिकी का उपयोग है टू मीजर द, ध्यान से देखिएगा, टू मीजर द सेंट्रल वैल्यू। क्या? सेंट्रल वैल्यू अर्थात केंद्रीय मान, केंद्रीय मान को ज्ञात करना, केंद्रीय मान को ज्ञात करना। किसका केंद्रीय मान बताइए? किसका केंद्रीय मान? केंद्रीय मान ज्ञात करना, बट किसका? डेटा का। किसका? डेटा का, जो कि क्या है? बल्क में है, बल्क में है, बहुत ज्यादा है। क्या है? किसी खिलाड़ी के स्कोर हैं, 400 मैचेस के सचिन तेंदुलकर के स्कोर हैं, किसी जो है क्लास में सभी बच्चों के अंक हैं, किसी एक कार्यालय के सभी कर्मचारियों का भार है, किसी कार्यालय के सभी कर्मचारियों की आयु है, किसी स्कूल में पढ़ाने वाले सभी अध्यापकों की उम्र है, उनका सर्टिफिकेट है, किसी कॉलोनी में रहने वाले सभी लोगों की कोई एक इंडिविजुअल वैल्यू है। तो इस प्रकार की डेटा का मेजर आप सेंट्रल वैल्यू ही सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। और इसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल कौन कौन होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं? मुख्यतः 3 होते हैं। मीन होता है, मीडियन होता है, एंड मोड होता है। मीन होता है, मीडियन होता है, और क्या होता है? मोड होता है, जिसको आप माध्य कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, माध्यिका कहते हैं और बहुलक कहते हैं, आपने सुना होगा। और आप एक चीज जान लो, ये कभी भी जो यहाँ पर वैल्यूज लिख रहे हैं आप लोग, दे आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दे आर नॉट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं लोग। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा तो इतना बड़ा होता है कि हम उसको डिफाइन नहीं, मतलब जल्दी से समझ ही नहीं पाते हैं। हम उस डेटा के लिए ही इन 3 चीजों का कैलकुलेशन जनरल करते हैं। जब हमको पता है कि हमने जब किसी एक कलेक्शन का माध्य निकाल दिया, क्या निकाल दिया? माध्य निकाल दिया, माध्यिका निकाल दिया, बहुलक निकाल दिया, तो वह एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, वह क्या है? उसी में से कोई एक वैल्यू है, लमसम, लगभग। तो हमको पता है कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू और इस लमसम वैल्यू में अंतर होता है, उसी अंतर से ही डेविएशन आता है, जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, डेविएशन, जिसको आप विचलन कहते हैं। और इसी विचलन से हम लोग अलग अलग प्रक्रिया, जैसे कि एमडी मेन डेविएशन पढ़ते हैं, एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं। और अगर हम सही में डेटा के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां से भी बहुत कुछ कंफर्म होगा। आपकी परीक्षा के लिए मेरे ख्याल से अगर इतना हमने पढ़ लिया तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छे से आप लोग सब कवर कर लेंगे। ठीक है,
आई होप आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। एक बार क्लियर करते चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ता जाऊं। थोड़ा थ्योरी है तो इसलिए समझने में आपको हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या हो, लेकिन जब पढ़ेंगे तो बहुत क्लियर आपको चीजें स्पष्ट समझ में आती रहेंगी। अब मैं जैसे बताने जा रहा हूं कि 3 प्रकार के हमारे पास डेटा होते हैं, 3 रूप में हमारे पास डेटा होंगे। एक जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल डेटा होगा, डिस्क्रीट डेटा होगा, कंटिन्यूअस डेटा होगा। कैसे होगा थोड़ा समझिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, एकदम क्लियर आप समझिए, एकदम कंफर्म समझ में आएगी बातें। जैसे हमने कहा एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है कक्षा मान लीजिए 9 की, ठीक है, 9th की क्लास है। इसमें हमने नोटिस किया एक टेस्ट कराया, ठीक है, एक टेस्ट कराया आउट ऑफ 5 नंबर का टेस्ट कराया। 5 नंबर का टेस्ट होता है ना, जैसे कभी कभी स्कूल में टीचर ने 5 नंबर का क्वेश्चन 5 दे दिया और कहे कि चलो करके बताओ। बच्चे भी 5 ही थे, बच्चे भी क्या थे, 5 थे। पहले का नाम ए था, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी और पांचवे का नाम ई था। और ये उनके नेम थे, बच्चों के क्या थे, नेम थे। और फिर ये हमने उनके नंबर लगा दिए, मार्क्स। 5 का नंबर अगर 5 का पूर्णांक है तो किसी को 0 मिलेगा, किसी को 5 मिलेगा या उनके बीच मिलेगा, इससे कम तो मिलेगा नहीं। चलो इसको मिला 4 नंबर, इसको मिला 3 नंबर, इसको मिला 1 नंबर, इसको मिला 0 नंबर, इसको मिला 3 नंबर, इस तरह से मिला टेस्ट में। बाहर जब हम सुबह सुबह बच्चे पहुंचे स्कूल के तो उन्होंने देखा कि एक बाहर ही स्कूल के क्लासरूम के सामने ही एक लिस्ट लगी थी जिसमें प्रत्येक बच्चों का नाम लिखा हुआ था और उस सामने उनके अंक लिखे थे। सबको अपनी एनालिसिस प्रॉपर हो गई। यह डेटा इंडिविजुअल डेटा है जिसमें व्यक्तिगत किसी भी मान के सामने, नाम के सामने उसका मान लिखा हुआ है। आपको ऐसा बहुत प्रश्न फेस करने को मिलता है जहां पर कहा जाएगा कि प्रथम ऐसे लिखा जाएगा कि 5 बच्चों के अंक दिए गए हैं, उनका माध्य अंक क्या होगा, उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, उनका मीडियन क्या होगा। यह आपसे कहा जाएगा कि कुछ प्राप्तांक या कुछ गणनाएं जो किसी बच्चे क्लास में हुई एक टेस्ट के आधार पर रिकॉर्ड किया गया है, 8 है, 7 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 3 है, कहा जाएगा इसका माध्य क्या है, मीन क्या है, इसकी माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है, इसमें बहुलक क्या है, मोड क्या है, इसमें रेंज क्या है, परास क्या है। तो डेटा जो इस तरह से डायरेक्टली दिए होते हैं, व्यक्तिगत रूप से दिए होते हैं, इसी को इंडिविजुअल डेटा कहते हैं। आई होप समझ में आया आपको ना। दूसरी चीज, अब एक देखो प्रॉब्लम कहां से आई। अब सोचो अगला क्यों सोचा हमने, डिस्क्रीट के बारे में क्यों सोचा। सोचा इसलिए कि मान लो ये 5 ही बच्चे होते, कितने होते, 5 ही होते, या हम कह देते कि ये 5 नंबर में ही टेस्ट होता और बच्चों की संख्या हो जाती कितनी, 5 की जगह 50, बच्चों की संख्या कितनी हो जाती, 50। अब डाउट होता कि नहीं। अब ये जो 5 हमने बनाया है, 5 का नाम लिख करके सामने चिपका दिया, बहुत अच्छा लगा, सबने जाके अपने नंबर देखे, इसको बड़ी खुशी हुई होगी पहले नंबर को, अरे वाह गजब 4 नंबर मिला। ये बेचारा सबके सामने शर्मिंदा भी हुआ होगा, अरे मुझे 0 मिला है। क्लियर विजन था सबके सामने, सारी चीजें स्पष्ट थी। बट मेरे सामने चैलेंज क्या, अगर मैं टीचर हूं और 5 बच्चों का रिकॉर्ड मुझे प्रेजेंट करना था, इट्स वेरी इजी फॉर मी। मैंने सबके नाम लिखे, सामने अंक लिख दिए, इंडिविजुअल डेटा सांख्यिकी के आधार पे मैंने प्रेजेंट कर दिया। प्रॉब्लम मेरे सामने तब आ गई जब मुझे 50 बच्चों का रिकॉर्ड बनाने को कहा गया। तो मैंने बनाया, पूर्णांक 5 का ही था। मैंने कहा चलो पहले को 0, दूसरे को 5, 3, 2, 4, 2, 2, 2, ऐसे ऐसे करके बनाते चले गए। और ऐसे बनाया तो हमने देखा कि यार मैंने एक ही अंक का उपयोग कई बार किया है, एक ही अंक देख रहा हूं बारंबार आ रहा है, कई बार आ रहा है, क्योंकि 5 का ही पूर्णांक है तो मिनिमम 0 मिलेगा, मैक्सिमम 5 मिलेगा। बच्चों की संख्या 50 है तो जाहिर सी बात किसी एक ही नंबर का रिपीटिशन कई बार होगा। और मेरे लिए भी टफ है 50 का बनाना, 100 का बनाना, 1000 बच्चों का बनाना, कितना बार लिखूंगा मैं, लिखना टफ है। तो ऐसे में दूसरा प्रकार का डेटा बनता है जिसको आप कहते हैं डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा, ध्यान से देखिए डिस्क्रीट डेटा का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां पर भी टेस्ट हुआ है और आउट ऑफ 5 ही हुआ है। कितना हुआ है, आउट ऑफ 5 हुआ है। बच्चों की संख्या यहां पर संख्या जो थी बच्चों की वो आपकी टोटल 50 स्टूडेंट थे, टोटल 50 स्टूडेंट थे। अब 50 स्टूडेंट में 5 नंबर का टेस्ट लिया गया तो मैं यहां पर 2 चीज लिखूंगा। एक लिखूंगा मार्क जिसे आप एक्स या ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। दूसरा मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी, यहीं से आती है फ्रीक्वेंसी जिसको आप बारंबारता कहते हैं। क्या कहते हैं, बारंबारता। मैंने कहा ना किसी एक अंक का रिपीटिशन बार बार होगा, बारंबारता। अभी मैं बारंबारता समझाऊंगा आपको, थोड़ी देर बाद मैं संचयी बारंबारता आपको समझाऊंगा। बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सेशन को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा।
मार्क्स हो गया यक्स और फ्रीक्वेंसी हो गई जिसे हम बारंबारता कहते हैं। हम सबको पता है कि नंबर मिलेगा आउट ऑफ 5 ही है, तो आप खुद ही अपडेट कर दो। सबसे मिनिमम कितना मिलेगा 0 और मैक्सिमम कितना मिलेगा 5। इसके बीच किसी को 1 भी मिलेगा, 2 को भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा और 4 भी नंबर मिलेगा। इस तरह से नंबर मिलेंगे। हमने देखा उस क्लास में 0 नंबर पाने वाले कुल 5 बच्चे थे। 5 बच्चों को 0 नंबर मिला है। 1 नंबर पाने वाले कुल 8 बच्चे थे, 1 नंबर पाने वाले 8। 2 नंबर पाने वाले कुल 15 बच्चे थे। कितने थे 15, 15 8 23, 23 5 28। ठीक है। 3 नंबर पाने वाले कुल 10 बच्चे थे। कितने थे 10, 15 10 25 8 33 5 48। सही हो गया। 8 5 13, 13 25 28 38 हो गया। 4 नंबर पाने वाले 7 बच्चे थे, के बाद फिर जोड़े, और 5 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हो जाएंगे 15 8 23, 23 5 28, 28 10 38, 7 45, 5 बच्चे थे। इस प्रकार से मैंने उन सभी 50 बच्चों का रिकॉर्ड भी उसी 5 लाइन में ही कर दिया। बट इस समय मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया, बारंबारता का उपयोग किया। इस समय आपने देखा कि 50 की जगह अगर मान लो 500 बच्चे भी होते तो हम इसी तरह से बना सकते थे कि नहीं। 500 बच्चों का रिकॉर्ड अब जोड़ के देखिए, यहां पर 50 बच्चों का रिकॉर्ड टोटल आया, 50 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया है। इसी को कहते हैं हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर लेना, बारंबारता। और इस समय जो डेटा बनकर आया वो आपका क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन था, मान था। जैसे मान लो कोई कॉलोनी है, 200 परिवारों की कॉलोनी है, ठीक है। वहां पर हमें बच्चों का एक सर्वे करना है और बच्चों का रिकॉर्ड रखना है। अब उस कॉलोनी में हमने लिख दिया, यहाँ पर क्या लिखा कि हमें पता है कि किसी के घर हो सकता है बच्चे 1 भी ना हो, या बहुत होंगे 2 या 3 होंगे, इससे ज्यादा तो बच्चे नहीं है ना, किसी के घर पे नहीं होते हैं। चलिए अब हमने यहाँ लिखा 0, या हो सकता है ज्यादा ही हो, 1 2 3 भी रख दिया, 4 भी रख दिया, बट रेयर होता है। 0 1 2 3 4। अब पता चला 0 फैमिली मतलब 0 बच्चों वाली फैमिली 40 है, 40 परिवारों के पास कोई बच्चा नहीं है। एक बच्चे वाली फैमिली कुल 50 परिवार हैं। ऐसे ऐसे भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह की उपयोग, इस तरह की जरूरतें जो एक बड़े इंफॉर्मेशन को भी शॉर्ट कर दे, आसान कर दे, वह डिस्क्रीट है। आई होप क्लियर हुआ होगा। इस तरह से डिस्क्रीट, इसको आप लोग कंफर्म कर लो। अब डिस्क्रीट में भी दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी आपको समझ में आया होगा। हम इंडिविजुअल से डिस्क्रीट पर आए, इंडिविजुअल से डिस्क्रीट पर इसलिए आए क्योंकि अगर यही 5 बच्चों की जगह हमने 50 बच्चों का उपयोग किया तो हमें प्रॉब्लम हुई, इसलिए तो हम डिस्क्रीट पर आए। अब यहां से भी समस्या एक है, मैं आपको बताऊं, और वहीं से आप निर्णय ले लोगे कि हम सर इस पे नहीं कर पाएंगे। अब क्या निर्णय लेंगे बताइए। समस्या यह होगी कि आप कहोगे सर अगर मान लो अभी तो 50 बच्चे हैं, ठीक है, ये जो नंबर 5 का टेस्ट हुआ है ये तो ठीक है कि आपने 5 तक का बना दिया उसी के आधार पर। मान लो आउट ऑफ 50 हुआ होता तो 50 का पूर्णांक होता तो आप क्या करते, क्या इसको 50 लाइन लिखते या इनको 50 लिखते। तो कैसे करते, तो 50 लाइन तो बनानी ही पड़ती। हमने कहा नहीं, इसका भी तोड़ है, और उसका तोड़ आपके सामने देखिए आ रहा है कंटिन्यूअस डेटा। क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस डेटा। अब कंटिन्यूअस डेटा इसी को सतत कहते हैं, ठीक है, सतत कहते हैं। और यह कंटिन्यूअस आपके पास बहुत ही उपयोगी होगा। सतत मतलब सतत आंकड़ा जैसे हम लोग उपयोग में लाएंगे। अब इसको हम सतत का उपयोग मैं आपको समझाता हूं, देखिए कैसे होगा। हमने कहा एक टेस्ट हुआ, क्या हुआ, टेस्ट। आउट ऑफ कितने में हुआ, आउट ऑफ 50 में हुआ। 50 की जगह 5 की जगह हमने 50 कर दिया। अभी इसके बाद हमने कहा टोटल जो स्टूडेंट है वो भी आपके कितने हैं, 50 ही है। 50 बच्चों का टेस्ट हुआ है, 50 नंबर के लिए हुआ है। ऐसे में देखो हमको यहाँ पर एक क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। क्लास इंटरवल को हम लोग कहते हैं वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल। हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। इसमें बहुत कुछ सीखना पड़ेगा आपको, जिससे कि जरूरत के हिसाब से हम लोग इसका यूज कर पाए। और अगला लिखना होगा फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना होगा, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं बारंबारता। बारंबारता, ध्यान से दोनों बातों को समझिएगा, हम तभी इसको प्रेजेंट कर पाएंगे। अब जब क्लास इंटरवल बनेगी तो एक रेंज डिसाइड होगा, और रेंज कैसा डिसाइड होगा इसको समझिएगा। रेंज ऐसे डिसाइड होगा, रेंज को आपको खुद तय करना पड़ेगा, या क्वेश्चन में तय रहेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी कंफर्म रहेगा क्या स्थिति बन रही है। जैसे मान लो हम 10-10 की रेंज बनाते हुए, गैप बनाते हुए इस चीज को चलाते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने 0 to 10। हमने कहा 0 से 10 नंबर पाने वाले कुल 5 बच्चे या 8 बच्चे हैं। फिर मैंने कहा 10 से 20 नंबर पाने वाले कुल 12 बच्चे हैं। फिर मैंने कहा 20 से 30 नंबर पाने वाले कुल मान लीजिए 15 बच्चे हैं। हाँ, 12 8 20, 20 35 हो गया। 30 से 40 नंबर पाने वाले, ठीक है, 12 8 20 और 35, यहाँ पर मान लीजिए हमने कहा 13 बच्चे हैं। और 40 से 50 नंबर पाने वाले
कुल 7 बच्चे हैं। टोटल बच्चों की संख्या भी आप देखो 50 हो गई। कितनी? 50। 50 बच्चे, देखिए 12 8 20 और ये आपका क्या है 13 20 20 7 27 27 13 आपका कितना हो जाएगा 40 कितना 12 8 20 हो गया, 20 20 40 48 7 55 ज्यादा हो गया क्या? एक सेकंड मैं इसको सही कर देता हूं। देखिए ध्यान से हमने लिखा 12 8 अब जैसे जोड़ा हमने, देखिए 12 8 20 20 10 30 5 35 10 45 3 48 7 55, चलो मान लो 55 बच्चे ही हैं, यहाँ पर 55 बच्चे कर देता हूं। ये 55 स्टूडेंट का है इंफॉर्मेशन। कितने का है? 55 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है, आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब क्लास इंटरवल का उपयोग कब होता है, जब दोनों चीजें हमारी ज्यादा हो जाए। इस समय एक रेंज डिसाइड किया जाता है हर एक क्लास का एक रेंज डेवलप होता है। रेंज के आधार पर उसमें कितने लोग उसमें लाई करते हैं इसको दिखाया जाता है। बढ़िया से आप लोग करिए, ध्यान से देखिएगा, आप लोग कंफर्म करिए। मैंने कहा कि अब इसको ध्यान से कंफर्म कर देखिए क्या स्थिति इसकी बन रही है। कंटिन्यूअस डेटा का मतलब हो गया, मैंने कहा कि इसमें हम सतत उपयोग करते हैं और इसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया जाता है, अर्थात वर्ग अंतराल और बारंबारता का उपयोग किया जाता है। वर्ग अंतराल का मतलब हो गया कि जैसे आपको पहली चीज जो यहाँ पर मार्क है ना, जो आउट ऑफ हमने कहा 55 बनाया था, यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या 55 करते हैं क्योंकि उसके हिसाब से डेटा बन गया था। आउट ऑफ 50 ही टोटल मार्क्स था। 55 बच्चों की संख्या थी और 50 का टोटल टेस्ट था। मैंने कहा 0 से 10 नंबर पाने वाले कुल बच्चे की संख्या 8 है, 10 से 20 पाने वाले कुल 12 है, 20 से 30 पाने वाले 15 हैं, 30 से 40 पाने वाले कितने हैं 13 हैं और 40 से 50 पाने वाले 7 हैं। समझ रहे हैं? अब आपको यहाँ पर बच्चों की संख्या टोटल 55 दिख रही है। एक बात यहाँ समझिए, जो अपने पास जैसे कोई एक आंकड़ा है 0 से 10, आप इसको कहेंगे वर्ग अंतराल। क्या कहेंगे? वर्ग अंतराल। जैसे आप देखिए यहाँ पर 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है। ये कभी कभी जैसे आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मान लो 50 से ज्यादा हो, 100 हो, तो 100 के लिए भी आप 0 से 20 ले लो, 20 से 40 ले लो, कभी 1000 हो तो 0 से 100 ले लीजिए, 100 से 200 ले लीजिए, 200 से 300 ले लीजिए। ये आपको लेने की आपको टेंशन नहीं है। जो सांख्यिकी बनाएगा वो ऑलरेडी डेवलप करके चीजों को देगा, आपको बहुत चिंता नहीं करनी है, वो खुद ही डेवलप्ड होता है, क्रिएट होता है। एक वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में दो चीजें कंफर्म कर लीजिए। एक तो इसकी लोअर लिमिट होती है। क्या होती है? लोअर लिमिट, इसे निम्न सीमा कहते हैं। और एक इसकी अपर लिमिट होती है, उच्च सीमा कहते हैं। अपर लिमिट को क्या कहेंगे? उच्च सीमा। दोनों के बीच का जो गैप होता है, क्या गैप, इसे हम क्लास विड्थ कहते हैं। इसी को वर्ग अंतराल हम क्लास विड्थ कहते हैं। और क्लास की विड्थ मतलब क्लास की चौड़ाई, अर्थात क्लास का जो रेंज है वो क्या है? क्लास का रेंज क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जो अपर लिमिट, जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि इस क्लास का रेंज क्या है इस क्लास का, तो हम कहेंगे इस क्लास का जो रेंज है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यच है। दूसरी बात हमसे कोई पूछ सकता है क्लास की मिड वैल्यू क्या है? मिड वैल्यू क्या है? हम कहेंगे मध्यमान इसका ना, मध्यमान। मध्यमान इसका जो है आप ये जान लीजिए यम है, और यम मतलब अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 है। जैसे किसी क्लास का अगर हमें यम पता करना हो, मिड वैल्यू, तो हम कैसे निकालेंगे? 0 प्लस 10/2, 0 प्लस 10/2, तो यह मान आपका 5 हो गया। अब प्रत्येक का देखिए 10 प्लस 20/2 15 हो जाएगा, 20 30/2 25 हो जाएगा। इस प्रकार से सबके मध्यमान हो गए। एक चीज और पूछा जाता है, रेंज क्या है क्लास की, जिसे आप परास कहेंगे। और केवल क्लास में ही नहीं होता है रेंज, रेंज नॉर्मल आंकड़ों में भी होता है जी, नॉर्मल आंकड़ों में भी रेंज होता है। रेंज हमेशा जो होता है उस पूरे आंकड़े की हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू होता है। हाईएस्ट वैल्यू, जैसे आप सोचो कि सबसे बड़ा मान क्या है? 50, जो सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा किसी बच्चे को 50, और सबसे कम नंबर मिलेगा किसी को 0। आप लिख लो 50 माइनस 0। इस प्रकार से इतनी बातें आपको कंफर्म होना चाहिए। जब भी कभी हम सतत डेटा का उपयोग करेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसी कंडीशन में हमें कम से कम पता हो कि वर्ग अंतराल क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होती है, रेंज क्या होता है। ये सब चीजें हमें अपडेट होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। क्लियर है? यहां से एक बात और भी आपको समझना है, थोड़ा सा डाउट जैसे आपके मन में आना चाहिए और कंफर्म कर लीजिए। जैसे मैंने लिखा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, ध्यान से देखते जाइएगा, 30 से 40 है, 40 से 50 है, ठीक है, 40 से 50 है। नंबर देखिए क्या क्या है, जैसे हम लोग देख रहे हैं 8 12 15 13 7, ठीक है, हमने लिख दिया यहां पर 8 12 15 13 और 7, हमने इस तरह से लिखा।
एक डाउट आप लोग थोड़ा सा समझो और उसको बहुत क्लियर करिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस कौन होता है, डिसकंटिन्यूअस कौन होता है। बहुत बार आपके सामने ऐसे चैलेंजेस फेस करने को 6 to 8 स्टैंडर्ड पे मिलेंगे, जहां पर कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों को क्लियर करना होगा। जी समझिएगा, पहली चीज आप बताइए कि यहां पर वर्ग अंतराल है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। मैं आपसे जैसे पूछूं, मैंने एक डेफिनेशन आपको दिया और हमने कहा कि ये देखो हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा इंटरप्ट है, पता नहीं क्यों आज जो है चीजों में, हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्लुएंट रहे लेकिन हो नहीं पा रहा है ना। चलिए कोई नहीं, देखिए हमने वहां क्लास इंटरवल लिख दिया, उसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख दिया। अब मैं आपसे एक अपडेट आपको दे रहा हूं कि 0 से 10 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं। थोड़ा मैं आपसे प्रश्न का उत्तर चाहूंगा कि कितने लोग मुझे इस बात को क्लियर कर सकते हो, बता सकते हो कि जिस बच्चे को अच्छा दूसरी लाइन पर देखो क्या लिखा है कि 10 से 20 नंबर पाने वाले कुल 12 बच्चे हैं। 0 से 10 पाने वाले 8 हैं और 10 से 20 पाने वाले, अब जिसको 10 नंबर मिला वो कहां है बेचारा? 10 नंबर जिसको मिला है वो बेचारा कहां है? थोड़ा मुझे कंफर्म करो, इस वाले में है किस वाले में है? भाई ये तो संख्या कोई दिखा रहा है कि हमने क्लास में कहा कि जितने लोग 0 से 10 नंबर पाए खड़े हो जाएं, हमको दिखा कि यार 8 लोग खड़े हो गए। फिर मैंने कहा जो 10 से 20 पाए वो खड़े हो जाएं, तो कुल 12 खड़े हो गए। मेरे मन में एक कंफ्यूजन है कि जो जिसको 10 नंबर मिला है भाई उसके मन में भी कंफ्यूजन होगा कि मैं इस वाले ग्रुप के साथ रहूं कि इस वाले ग्रुप के साथ रहूं। ये डाउट है कि नहीं है? यही डाउट कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी समझाता है। जब यहां पर क्लास को हम देखते हैं तो यहां कंटिन्यूटी नजर आती है। कंटिन्यूटी कैसे? 0 से 10 एंड हो रहा है और 10 से 20 मतलब फिर 10 से प्रारंभ हो रहा है। मतलब जो पहला क्लास इंटरवल जहां पर एंड कर रहा है, दूसरा वहां से प्रारंभ कर रहा है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस डेटा। इस कंटिन्यूअस डेटा को ध्यान से देखिएगा, जो मैं बता रहा हूं ये सब शब्द समझिएगा, यही शब्द ही उत्तर देगा आपको। जो कंटिन्यूअस डेटा होता है वह कंटिन्यूअस डेटा हमेशा इनक्लूसिव फॉर्म में होता है। इनक्लूसिव फॉर्म का मतलब होता है छूटा हुआ मान। क्या होता है? इनक्लूसिव फॉर्म जब भी रहेगा तो यह छूटा हुआ मान, मतलब यह छोड़ के रहता है। छूटा हुआ मान मैं आपको समझाता हूं इसका अर्थ क्या है। जैसे जब मैं कहूंगा कि 0 से 10 नंबर पाने वाले, तो वह 10 को छोड़ देगा। फिर मैं कहूंगा 10 से 20 पाने वाले, वह 20 को छोड़ देगा। फिर मैं कहूंगा 20 से 30 पाने वाले, वह 30 को छोड़ देगा। इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है? वह डिसकंटिन्यूटी में आता है। जैसे मान लो यही आंकड़ा ऐसे लिखा होता 0 से 9, यही आंकड़ा लिखा होता 10 से 19, यही आंकड़ा लिखा होता 20 से 29, यही आंकड़ा लिखा होता 30 से 39, यही आंकड़ा लिखा होता 40 से 49। अब इस समय अगर आपको लिखा दिया ऐसे लिखा रहता तो बिना किसी डाउट के आप कहते, क्या कहते बताइए, कि अगर मान लो किसी बच्चे को 8, मतलब हमने कहा 0 से 9 नंबर पाने वाले 8 बच्चे हैं, 10 से 19 नंबर पाने वाले 12 बच्चे हैं, 20 से 29 पाने वाले 15 बच्चे हैं, 30 से 49 पाने वाले 13 हैं और 30 से 39 पाने वाले 13 हैं और 40 से 49 पाने वाले कुल 7 हैं। यह इंक्लूसिव फॉर्म होता है। इंक्लूसिव होता है, यह प्रत्येक मान को इंक्लूड किया रहता है, लिया रहता है, प्रत्येक मान को इंक्लूडेड शामिल करता है। ठीक है, लिया गया मान या हम कह सकते हैं शामिल किया रहता है। शामिल मतलब देखिए ऐसे, जिसको 9 नंबर तक मिलेगा वो इस समूह में रहेगा, जिसको 10 से लेकर 19 तक मिलेगा इस समूह में रहेगा, जिसको 20 से लेकर 29 मिलेगा इस समूह में रहेगा। ये इसका क्या होता है? इंक्लूसिव फॉर्म होता है। बट जब हम प्रश्न फेस करेंगे, देखो कहने के लिए आसान हो गया, कहने के लिए वर्किंग के लिए आसान हो गया, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हमको जो प्रोसीजर पढ़ाया जाता है सांख्यिकी में वह कंटिन्यूअस के लिए पढ़ाया जाता है, नॉट डिसकंटिन्यूअस के लिए नहीं पढ़ाया जाता है। ये तो नॉट कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस कहां है बताइए? और मैं श्योर कर रहा हूं कि इस पर आपको एक फेस करने को मिलेगा प्रश्न। डिसकंटिन्यूअस क्या है बताइए? कि 0 से 9 पर एंड हुआ और शुरुआत 10 की हुई। हम कहेंगे यार जिसको 9 से 10 नंबर के बीच मिला था वो कहां गया? बिला होगा, ऐसा बच्चा भी तो होगा जिसको 9 से 10 के बीच में मिल सकता है नंबर, वो यहाँ एडेड ही नहीं, ना इस समूह में ना इस समूह में है, तो इसने इंक्लूड नहीं किया है। यह कंटिन्यूअस नहीं है, यह डिसकंटिन्यूअस है। और जब भी सांख्यिकी बनेगी, जब भी स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होगा तो कंटिन्यूटी ही यूज करनी है, डिसकंटिन्यूटी यूज नहीं करनी है। और आपके सामने अगर चैलेंज आ गया, आपके सामने अगर चैलेंज आ गया कि ऐसे डिसकंटिन्यूअस डेटा दिए हैं और उसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करो, तो कैसे करोगे उसको समझो मेरी बात को। मान लो मेरे पास 0 से 9 दिया था, ये आप समझ रहे ना, ये सतत नहीं है, डिसकंटिन्यूड है, इसको क्लियर करिए। और यह कंटिन्यूड है,
जब आपका जहां से एंड हो अगले की शुरुआत हो तो वह कंटिन्यूड है, और जब एंड हो और शुरुआत आगे से हो रही है तो डिसकंटिन्यूड है। कैसे इसको कंटिन्यूड बनाओगे, बनाने का तरीका समझिए, मैं आपको बताता हूं और कंफर्म मत बताना। इसके अपर और इसके लोअर में कितने का अंतर है? आप बोलोगे एक का। कितने का? एक का। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जैसे दोनों अलग अलग क्लास का देखिएगा आप, नहीं तो हम ऐसे सोचेंगे। इसके अपर और इसके लोअर हर जगह देखिएगा तो आपको एक एक का अंतर दिखेगा। दिख रहा है? हाँ। एक का आधा करिए, 0.5 हुआ। अब ये जो 0.5 आया है इसको लोअर से घटाना है, अपर में जोड़ना है। लोअर में जैसे जीरो में घटाएंगे तो जीरो में घटाएंगे तो कितना होगा? -0 होगा 5, और 9 में जोड़ेंगे तो 9.5 होगा। लोअर से घटाना है, अपर में जोड़ना है। 10 से घटाइए 10.5 होगा, ठीक है। 19 में जोड़िए 19.5 होगा। अब सोचो 20 से घटाइए 19.5 होगा, और 29 में जोड़िए 29। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कंटिन्यूटी, दिख रहा है कि नहीं? कंटिन्यूटी दिख रही है, ये कंटिन्यूअस हो गया। मैं आपको एक ऐसे दिखाता हूं, आप लोग समझिए, ठीक है। कंफर्म करिए और मुझे बताइए अगर समझ में आ रहा है तो। डायरेक्ट मीन मीडियन मोड पढ़ा देना बहुत आसान है, ये बताना टफ है जो बताया जा रहा है। और मैं इसको एप्रिसिएशन तो नहीं लूंगा, लेकिन कहूंगा कि हाँ सही में बताना टफ है। इसको जब तक क्लियर नहीं करना सांख्यिकी मत पढ़ना, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10 से, मैंने लिखा 15, 10 से लिखा 15, मैंने लिखा 20 से लिखा मैंने 25, मैंने लिखा 30 से 35, 30 से 35, और मैंने बस इतना ही रखे। ये हमारे क्लास इंटरवल हैं, ये डिसकंटिन्यूड है। इसको कंटिन्यूड बनाइए, कैसे बनेगा? इसको कंटिन्यूड बनाइए। हाँ, उस गलत लिखा मैंने उधर। हाँ सॉरी, ये 10.5 नहीं होगा भाई, ये 9.5 होगा, सही बात है। 10 में से घटेगा तो 9.5। किसने बताया था? दीपक ने। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो आगे देखिए जो मैं पूछ रहा हूं, आप लोग बताइए। अगर 10 से 15 है, 20 से 25 है, 30 से 35 है, ये डिसकंटिन्यूड है। इसको कंटिन्यूड बनाइए, कैसे बनेगा? ऐसे, सबसे पहले इनका अंतर लीजिए। अंतर कितने का अंतर है? 5 का। 5 का आधा कर दीजिए, 5 का आधा करिए, कितना आएगा? 2.5। अब 2.5 को लोअर से घटाइए, अपर में ऐड करिए। लोअर में घटाइए, 10 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 में 2.5 घटेगा, 7.5 होगा, और 15 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 17.5 होगा। 20 में आपको 2.5 घटाएंगे तो 17.5 होगा, और 25 में जोड़ेंगे तो 27.5 होगा। ऐसे 30 में घटाएंगे तो 27.5 होगा, और 35 में जोड़ेंगे तो 37.5। इस प्रकार से देखिए अब कंटिन्यूटी बन गई। अब आप देखिए यहां पर क्या था कि जिस बच्चे को 16, 17, 18, 19, 20 मिला था, 19 तक मिला था, वो बेचारे गायब थे। अब यहाँ कंटिन्यूटी प्रॉपर देखिए बनती नजर आ रही है आपकी। जहां से देखिए एंड है, अगला वहीं से शुरू है, जहां से एंड है अगला वहीं शुरू है। तो इस तरह से जब भी कभी जब भी कभी जो है आपको डिसकंटिन्यूटी दिखे तो आप उसको पहले कंटिन्यूटी में कन्वर्ट करो, और ये करने के प्रश्न बन जाएंगे फेस करने को। एक बात और आपको समझ में आना चाहिए, जैसे मैं कोई क्लास इंटरवल ले रहा हूं, कंटिन्यूड लीजिए। मैंने लिखा 0 से 10, 10 से 20, ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, 40 से 50, ऐसे हमने लिखा। सपोज करिए इस तरह से मैंने लिखा, इनकी मैंने बारंबारता लिखी, फ्रीक्वेंसी, ठीक, इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी। मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 8 लिखा, इसकी 12 लिखा, इसकी 15 लिखा, ठीक है, इसकी 15, इसकी 5 लिखा, और इसकी 10 लिखा। इस तरह से फ्रीक्वेंसी लिखी। इसका अर्थ मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? मैं ये बताना चाहता हूं कि 0 से 10 नंबर पाने वाले कुल 8 बच्चे हैं स्कूल में, 10 से 20 पाने वाले कुल 12 बच्चे हैं, 20 से 30 पाने वाले 15 हैं, 30 से 40 पाने वाले 5 हैं, 40 से 50 पाने वाले 10 हैं। इस प्रकार से बच्चों की संख्या है। ये क्या है, कोई बताए हमें? ये बारंबारता है। ये क्या है? बारंबारता है। ये बारंबारता है, जिसे अंग्रेजी में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बारंबारताओं के कुछ और भी टर्म होते हैं, रूप होते हैं, नाम होते हैं, जिसको आप इंग्लिश में भाई फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। इसको फ्रीक्वेंसी कहिए, बारंबारता। इसका एक और रूप होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जिसे आप कहते हैं संचयी बारंबारता, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संचयी
बारंबारता। अक्सर जो है डीआई के प्रश्नों में भी लोग कंफ्यूज होते हैं संचयी बारंबारता का जब उपयोग आ जाता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो ठीक है भाई, कौन कितनी बार आ रहा है कि कौन बारंबार आ रहा है, तो वही से बारंबारता है। अब एक शब्द बनकर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ एक शब्द बनकर आया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड द संचयी बारंबारता। अब क्या होती है संचयी बारंबारता, उसको थोड़ा समझिएगा। मैं इस संचयी बारंबारता को पहले समझा दूं कि यह दो होती है। एक होती है एलसीएफ, एलसीएफ, और एक होती है एमसीएफ। इसे कहते हैं लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ, और इसे कहते हैं मोर देन सीएफ ना। इसे कहते हैं लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसे कहते हैं मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब दोनों का अर्थ कैसे यूज होगा, दोनों का सेंस कैसे बनेगा, समझिए, उसको थोड़ा मैं कंफर्म करता हूं ध्यान से। अब थोड़ा सा यहां बार बार बनाना पड़ता है, बारंबार बनाना पड़ता है, तो टफ होती चीजें। मैंने लिखा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, ठीक है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 50 से 60 है। ऐसे टर्म है अपने पास। इनकी फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दिया है, इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए। इनकी फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए मैंने क्या लिखा था, अभी कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 12 ले लो, 15 ले लो, 5 ले ले, ठीक है, 50 से 60 मत जाइए भाई, बहुत लंबा क्या जरूरत है, 10 ले ले, ऐसे हमने ले लिया। ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। अब अपने सामने आया क्या, देखिए अपने सामने आया दो शब्द, एक का नाम है एलसीएफ जिसे कहते हैं लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक आया एमसीएफ मोर देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कम से कम। जैसे एक शब्द होता है लेस देन का मतलब होता है कम से कम, कम से कम होता है, और इसे कहते हैं अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। शब्दों को समझिए, कंफर्म करिए, और मेरी बातों को पहले एकदम गौर करिए भी, तो मैं आपसे करवाऊंगा इसका। मैंने कहा 0 से 10 नंबर पाने वाले 8 बच्चे थे उस समूह में, 0 से 10 नंबर पाने वाले 8 बच्चे थे। 10 से 20 पाने वाले 12 बच्चे थे, 20 से 30 पाने वाले 15 थे, 30 से 40 पाने वाले 5 थे, 40 से 50 पाने वाले कुल 10 बच्चे स्कूल में थे। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब मैं आपसे कहूं कि ऐसे कितने बच्चे उस स्कूल में थे जो 10 नंबर से कम पाए थे, ऐसे बच्चों की संख्या बताइए जिनको 10 नंबर से कम अंक मिला था। 0 से 10 पाने वाले तो 8 थे, 10 से कम मतलब 10 से कहां तक जा सकते हैं, 0 तक। कहां तक जा सकते हैं, 0 तक। ऐसे बच्चों की संख्या बताओ कितनी है, 8 है। ऐसे बच्चों की संख्या क्या है, 8 है। अब मैं कहूंगा 20 से कम पाने वाले बच्चों की संख्या क्या है। देखो लेस देन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, तो 20 से कम आप सबसे पहले 20 से 10 जाओ, और 10 से कहां जाओ, 0 जाओ। 20 से 10 जाओ, 12 हो गए, और 10 से 0 8 है, 12 8 20 हो गया, 20 हो गया। ये सही लिख रहा हूं ना, कैसे बना अभी मैं इसका पॉइंट करके दिखा दूंगा, समझ में आ जाएगी चीजें। फिर मैं कहूंगा 30 से कम पाने वाले, तो 30 से 20 गए 15 है भाई, 30 से कम का मतलब 30 से 0 जाना ना, तो 30 से 20 गए 15 है, 20 से 10 गए 12 है, और 10 से 0 गए 8 है, सब जोड़ दिया तो 35 है, सब जोड़ दिया तो कितना है, 35 है। अब मैं कहूंगा 40 से कम पाने वाले, तो एक प्रकार से आपने देखा होगा 40 से 30 5 है, 30 से 20 15 है, सब जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा, और फाइनली 50 से जब कम कहेगा तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 10 और जुड़ जाएगा। नियम क्या है, सिस्टम क्या है, समझिए सिस्टम क्या है। सिस्टम यह है कि इसको तो एज इट इज लिया गया, और इसमें इसको जोड़कर इसको बना दिया गया, इसमें इसको जोड़कर इसको बना दिया गया, इसमें इसको जोड़कर इसको बना दिया गया, और इसमें इसको जोड़कर इसको बना दिया गया। इसी को कहते हैं एलसीएफ, ठीक है, इसी को कहते हैं एलसीएफ, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे आप संचयी बारंबारता कहते हैं, लेकिन कम से कम वाला कॉन्सेप्ट है। अधिक से अधिक देखिए कैसे बनता है, और आपसे अभी थोड़ी देर में वर्किंग कराता हूं, समझिएगा। अधिक से अधिक देखो कैसे डेवलप होता है। अब मैं आपसे इसी समूह के लिए कहूं कि 0 से ज्यादा, अच्छा एक चीज देखो, यहां पर जो जुड़कर आता है यही समाप्त फ्रीक्वेंसी होगा। आप जोड़कर देख लीजिए, सभी बच्चों की संख्या यहां पर 50 ही आएगी, जुड़कर जाएगा इसी के बराबर आ जाता है। अब मैं आपसे कहूं कि 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले बच्चे कितने हैं, तो आप कहोगे 0 से ज्यादा नंबर पाने वाले 50 हैं। ये मोर देन में जा रहा हूं मैं लेकर, 50 है। अब मैं कहूंगा 10 से ज्यादा पाने वाले, तो जो पहला ग्रुप है वो घट जाएगा, 50 से 8 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 42। अब मैं कहूंगा कि 20 से ज्यादा पाने वाले, इन दोनों लोगों को, इन दोनों मतलब 12 8 20 को 50 से घटा दे 30 हो जाएगा।
अब मैं कहूंगा 30 से ज्यादा, तो मतलब इन तीनों लोग को 12 8 20 35 घटा दे 15 हो जाएगा। अब मैं कहूंगा 30 से ज्यादा पाने वाले, तो इन सभी को मतलब इसका समूह जोड़ लीजिए, कितना हो गया 12 8 20 15 35 5 40, 40 घटा दे 10 हो गया। और फाइनली मैं कहूं 40 से कम, जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, जैसे 40 से अधिक पाने वाले बच्चे कितने, जैसे हम लोग कैसे कर, 0 से ज्यादा पाने वाले, ये पूरा हमने क्या कर दिया, ले लिया। 10 से ज्यादा पाने वाले इसको हटा दिया, 20 से ज्यादा पाने वाले इन दोनों को हटा दिया, 30 से ज्यादा पाने वाले इन तीनों को हटा दिया, 40 ज्यादा पाने इन सबको हटा दिया, तो सबको हटा दिया, तो फाइनली ये संख्या आपके सामने आई। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे प्रेजेंट किया हम लोगों ने। ये जो मैक्सिमम होता है इसको एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें से 8 घटा दे 42 हो गया, 8 नहीं ऐसे इसको घटाइए। इसमें से 12 घटा दे 30 हो गया, 30 से 15 घटा दे 15 हो गया, 15 से 5 घटा दे 10 हो गया। डायरेक्ट लिखा जा सकता है। ये मोर देन होता है आपका, ये लेस देन होता है। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक टेबल ऐसे क्रिएट करूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, ठीक है, 40 से 50 है, 40 से क्या है 50 है। और हम लोग यहां पर देखो इनकी फ्रीक्वेंसी अपने पास मान लो नहीं है, फ्रीक्वेंसी मान लीजिए नहीं है, और इनकी जो लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात संचयी बारंबारता है वो सपोज करिए अपने पास अवेलेबल है, एलसीएफ अपने पास अवेलेबल है, लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने लिखा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा इसका मान लीजिए 10 है, इसका मान लीजिए 25 है, इसका मान लीजिए 40 है, इसका मान लीजिए 60 है, और इसका मान लीजिए 80 है। अब मुझसे अगर फ्रीक्वेंसी अर्थात 0 से 10 पाने वाले कितने बच्चे हैं, 10 से 20 पाने वाले कितने हैं, 20 से 30 पाने वाले कितने हैं, इसकी संख्या कैसे निकालोगे? आपने इसी चीज को तो अभी पढ़कर देखा है, हम कैसे करते थे आपको याद है? आपको पता था ऐसे बनाते थे, जो यहां था एज इट इज लेते थे, मतलब इसकी संख्या 10 होगी, ऐसी होगी। इसको ले जाकर जब इसमें जोड़ते थे तब यह प्राप्त होता था। तो ऐसा 25 से 10 घटा दो तो आपको मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा? 15। इसको जब इसमें जोड़ते थे तो यह प्राप्त होता था, ठीक, इसको जब इसमें जोड़ते थे यह प्राप्त होता था। तो 25 में क्या जोड़ दें, 40 से 25 घटा दे तो ये भी 15 होगा। इसको जब इसमें जोड़ते थे तो यह प्राप्त होता था, तो 60 से 40 जोड़ दे 20 हो जाएगा। इसको जब इसमें जोड़ते थे तो आपको यह प्राप्त होता था, तो 80 से 60 घटा दे 20। ऐसे इनकी फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। आई बातें समझ में? ऐसे इनकी फ्रीक्वेंसी निकल सकती है, जिसे हम बारंबारता कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा, अब देखो कैसे हो गया। 10 है, 10 में 15 जोड़ दो 25 है, 25 में 15 जोड़ दो 40 है, 40 में 20 जोड़ दो 60 है, 60 में 20 जोड़ दो 80 है। बन गया कि नहीं? इसको समझिए, ये कंफर्म होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कभी कभी पूछता है इस तरह से, यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसे जनरल एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यहाँ पर इसका सेंस क्या है, थीम क्या है, तो आप लोग इसको क्लियर करिएगा। ये ऐसे बनकर आपके सामने आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइए, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है समझने का। जैसे मैं मान लीजिए ऐसे बना दूं आपके लिए, देखिए मैंने लिखा 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। चले ऐसे हमने लिख दिया। हमने यहां पर लिखा फ्रीक्वेंसी और हमने एलसीएफ लिखा। एलसीएफ मतलब लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका मैक्सिमम यूज यहीं पर होता है, मतलब यही सारी चीजें लगभग यूज की जाती। चलिए हम लिख रहे हैं यहां पर, सपोज करिए हमने लिखा यहां पर ऐसे मैं प्रेजेंट कर दे रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको जैसे मैं वैल्यूज दे दूं, सपोज करिए मैंने कहा यहां पर अपने पास 15 है, यहां पर 15 है, यहां पर मान लीजिए 40 है, ठीक है, यहां पर 40 है, यहां पर x है, यहां पर ऐसे लिख देता हूं, समझ में आ जाएगी चीजें। 40 है और यहां पर मान लीजिए 30 है, यहां पर 30 है और यहां पर सपोज करो 10 है। बाकी फिल करिए, बाकी क्या क्या होगा। जैसे अगर आपसे अननोन दे देगा ना एक्स वाई जेड, यहां पर एक्स वाई जेड ऐसे कुछ लिख देगा, आपको पता करना होगा क्या होगा। हम सबको पता है 15 है तो ये भी 15 होगा। 15 में क्या जोड़ दूं कि 40 हो जाए बताइए? 15 में अगर मैं 25 जोड़ दूं तो 40 हो जाएगा। 15 में 25 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 40। 40 में अब 30 जोड़ेंगे तो 70 हो गए, 70 में 10 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 80 होगा। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में बातें आ रही होंगी। तो ये सब संचयी बारंबारता का कॉन्सेप्ट है, जिसको आप अच्छे से क्लियर करिए, ठीक है, अच्छे से क्लियर करिए और कंफर्म करिए। आपको अगर समस्या हो तो प्लीज बताइए।
इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब जैसे मैंने आपसे बताया कि सांख्यिकी का जो यूज है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग सबसे मुख्य जो पढ़ेंगे वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थात केंद्रीय मान ज्ञात करना, केंद्रीय मान ज्ञात करना। ठीक है, अब केंद्रीय मान ज्ञात करने में जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास अगर डेटा है, डेटा मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। अब ये किस रूप में है मैंने आपको समझा दिया है, इंडिविजुअल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस है, कैसे है आपको कंफर्म है। अब इन्हीं सेंट्रल वैल्यूज के लिए आपको मैंने पढ़ाया कि हमको मीन करना है, जिसे आप एरिथमेटिक मीन कहते हैं, एवरेज कहते हैं। एरिथमेटिक मीन, इसे एएम कहिए, इसे आप माध्य कहिए। ये अंगड़ितीय औसत है, अंगड़ितीय औसत है। अगला शब्द है मीडियन, मीडियन जिसे आप इसको पोजिशनल एवरेज कहते हैं। अब इसी पोजिशनल एवरेज में अगर सही में पढ़ा जाए तो आपको जो है केवल मीडियन ही नहीं पढ़ना होता है, क्वार्टाइल पढ़ना होता है, चतुर्थक, डेसाइल पढ़ना होता है, दशक, हाँ, परसेंटाइल पढ़ना होता है, शतक, तो ये सब पढ़ना होता है। मीडियन ही अकेले से काम नहीं चलता है, इसे हम पोजिशनल एवरेज कहते हैं। हिंदी में माध्यिका कहते हैं, माध्यिका, जो बीच में होता है उसको ढूंढा जाता है। अगला शब्द आता है मोड, जिसे हम बहुलक कहते हैं। इसको हम ना तो एरिथमेटिक मीन कहेंगे, ना गणितीय मान कहेंगे, ना माध्यिका कहेंगे, बीच में होगा, बल्कि यह प्रियोरिटी बेस्ड होता है। किसी समूह में जो सबसे ज्यादा बार उपयोग में आता है, जिसका भौकाल ज्यादा होता है, हिंदी में इलाहाबाद में बोला जाए तो जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है, कहते हैं ना इसका भौकाल है, बार बार यूज हो रहा है, तो ये जो है बहुलक कहलाता है। लेकिन मैंने कहा कि जितने भी मान होते हैं सब एज्यूम्ड होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं। एग्जैक्ट नहीं होते हैं तो एग्जैक्ट और इनके बीच क्या फर्क होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है डेविएशन, सबसे इंपॉर्टेंट है डेविएशन, जिसे आप विचलन कहते हैं। और इस विचलन से आपको दो चीजें पढ़नी है, एक एमडी मीन डेविएशन और एक एसटी। इतनी चीजें मैं अगर आपको क्लियर कर दो तो आपको सब कुछ एकदम लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा कि आज की क्लास में मैं यहीं पर एंड करूंगा और अगली क्लास में यहीं से शुरू करूंगा जहां से एंड कर रहा हूं। मैं आपके एग्रेशन देखूंगा, आपको लगेगा कि हाँ जरूरत है, आपका मैं एग्रेशन समझूंगा वीडियो पर देख करके, आपके मैं कमेंट्स देख करके, तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, लेकिन मैं इतना श्योर कर रहा हूं कि इतना दोनों से करा देने से 2 से 3 प्रश्न आपके अच्छे लेवल में कवर हो जाएंगे। आज की क्लिच कुछ बहुत सारी समस्याएं जो नहीं प्रॉपर कनेक्ट कर पाई, लेकिन कोशिश रहेगी कि हम अगली क्लास में इसमें एक ठीक ठाक संख्या में आप जुड़िए, तभी हम इस क्लास को अच्छे से कवर करेंगे और मैं इसका शेड्यूल दे दूंगा। लेकिन इसके लिए आपका एग्रेशन, आपका अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। तो मैं आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगा। विश्वास है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज की क्लास से। ऐसा नहीं कोई चीज यहाँ पर मिस हुआ है, कुछ चीजें हो सकती है बताने में चीजें इधर उधर, लेकिन कोशिश मेरी थी कि बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्लास यहीं पे रोकी जाती है। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, बाकी अपने कमेंट से आप बताइएगा जी, आपके कमेंट ही बताएंगे कि इसमें आगे मुझे पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करूंगा आज की क्लास को, सॉरी शुरू क्यों, एंड करूंगा। अब इस क्लास को फिर से आपको एक शेड्यूल के बाद मैं कंफर्म करूंगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लास्ट में वीडियो के नीचे आप कमेंट दीजिएगा, उसी हिसाब से प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच।